महाविद्यालय भाटापारा। आज मैं स्वाध्यायी छात्रों के लिए यान जो टॉपिक है फ्रॉम फैब्रिक टू फाइबर टू फैब्रिक, है ना, कि यान या फाइबर जो है वो क्या होते हैं, है ना, और उसकी जो प्रक्रिया क्या होती है वो मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाऊंगी, है ना। इसमें देखो इंग्लिश में इसमें मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द फाइबर टू द yarn टू द फैब्रिक। ठीक है, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं, है ना, कि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। फाइबर मतलब तंतु, तंतु कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि तंतु कैसे दिखाई देते हैं। मतलब कोई भी कपड़ा आप यदि लोगे, छोटा सा आपको देखना है, यदि देखने की जिज्ञासा है तो कोई भी कपड़ा जो आपके पास घर में होगा उसको काटिए और उसके किनारे से धागे निकाल के देखिए, तो आपको जैसे ये फोटो में रेशा दिखाई दे रहा है ना, इसी तरीके से दिखाई देगा। वो कपड़े का फाइबर कहलाता है ना, उसके तंतु कहलाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल फाइबर, नेचुरल मतलब जैसे कि आप जानते होंगे प्राकृतिक, है ना। तो इसके स्रोत क्या होते हैं, सोर्सेस एनिमल और प्लांट। मतलब एनिमल मतलब पशु और प्लांट मतलब पौधे से, है ना। तो एक हमको पशुओं से प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोटीन फाइबर्स क्या हैं। प्रोटीन फाइबर्स मतलब हमको रेशे जो है वो प्रोटीन तंतु जो है वो कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे जो भेड़ है उससे प्राप्त होते हैं, है ना। और इनसे कैसे, ये देखो एक छोटे से पिक्चर में आपको और दिखाई दे रहा है कि वो प्राप्त होते हैं तो वो किस रूप में दिखाई दे रहते हैं। फिर उसकी परिचर्या करके हम वो उपयोग के लायक तंतु तैयार करते हैं, है ना। ये हो गया आपका प्रोटीन फाइबर। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमल फाइबर भी बोलते हैं, मतलब पशु तंतु। ठीक है, फिर सेल्यूलोज फाइबर, मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हमको पेड़ों से प्राप्त होते हैं, और ये क्या होता है, कपास होता है। कपास आप देखे हो कि पेड़ से हमको प्राप्त होते हैं तो किस रूप में प्राप्त होते हैं, देख लो छोटा सा स्लाइड में पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे फूल रहते हैं। फिर उसके बाद उसको वो किस रूप में, हल्का भूरे रंग का हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसको और उसकी सफाई करते हैं तो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद कलर का आपको छोटा छोटा गोला दिखाई दे रहा होगा। फिर उसकी धुनाई होती है, उसके बाद कपड़ा ये जो है धागा तैयार होता है, फिर हमारा कपड़ा तैयार होता है ना। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आर सिंथेटिक फाइबर, मतलब ये तो अभी तक हो गया, मैंने बताया आप लोगों को कि जो है वो पशु तंतु कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक तंतु हमको कैसे मिलते हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक फाइबर, मतलब जो कि मानव निर्मित तंतु कहलाता है, जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि किससे बनता है, केमिकल मतलब रासायनिक तत्वों से बनता है ना। तो जैसे आप लोग की साइड में छोटा सा पिक्चर बना है उससे दिखे भी होंगे कि केमिकल फ्लास्क कहते हैं, जो ये जो दिख रहा है आपको, ये इसमें केमिकल डला हुआ है। देखो ऊपर से और भी कई तरीके के केमिकल मिलाते हैं, उस सबको मिलाने के बाद फिर इससे जो है वो यान निकलता है, मतलब कि रेशा धागा निकलता है, और उससे फिर हम कपड़ा तैयार करते हैं। ठीक है, फिर अब अगला देखते हैं, नेम, जेनरिक नेम और ट्रेड नेम, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या होगा, इसके कौन कौन से प्रकार होंगे, है ना। तो देखो आप प्रकार में आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि क्या क्या है, एटेलिक, एक्रेलिक, नेलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, स्पेंडेक्स, है ना, और क्या है, ट्राइटेक, है ना। ये सब क्या होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर हैं उसके नाम है, जिसमें से आप कॉमन नाम क्या क्या सुने होंगे,
नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर, जो कि हमारे अक्सर सुनने और देखने को मिलते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि जो प्रचलित हैं और हमको सामान्य रूप से सभी जगह दिखाई देते हैं, है ना, और ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं हमारे मानव जीवन पे। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कि यान क्या होता है। यान क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चीज की परिभाषा भी बताती हूँ। यहाँ पर तो लिखा है कि फाइबर्स ओवरलैपिंग एंड ट्विस्टिंग टुगेदर, मतलब एक छोटे रूप में बताएं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सूत एक प्रकार का धागा होता है जो कपड़ा बनने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह फाइबर को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि कपास हो गया, ऊन हो गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर हो गया, है ना। सूत को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जैसे कि उसको साफ करना होगा, कांडिंग, कम्बिंग, स्पिनिंग, ताकि यह एक मजबूत और समान धागा बन सके, है ना। हमको जब खाना बनाना रहता है तो हम चावल बनाते हैं, तो उसमें यदि हम शुरुआत से उसकी प्रक्रिया देखें तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले खेत में बीज डालते हैं, उससे कि पौधा तैयार होता है जिसमें कि धान होता है, धान की कुटाई होती है, कुटाई होने के बाद मिजाई होती है, मिजाई होने के बाद उसकी सफाई होती है, फिर उसकी पॉलिश होती है, तब वो हमारे खाने तक हमारे पर पहुंचता है। वैसे ही कपड़ा बनने की प्रक्रिया है, जिसमें कि हमको तंतु प्राप्त होते हैं, जिससे धागा बनाया जाता है, जिससे कि जितना भी है धागा, उसके बाद फिर उसकी जो है धागा तैयार होता है, फिर उसके मशीन से उसकी बुनाई होती है, बुनाई होने से वस्त्र तैयार होता है, फिर जाके हमारे उपयोग लायक कपड़ा बनता है ना। अब सूत के प्रकार कितने होते हैं, जैसे प्राकृतिक सूत, कपास, ऊन, रेशम, ये सब प्राकृतिक हैं। जैसे कपास हमको पेड़ से प्राप्त हुआ, ऊन हमको भेड़ से प्राप्त हुआ, रेशम हमको कीड़ों से प्राप्त होता है ना। अब इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं सिंथेटिक तंतु, जो कि मैं अभी कुछ समय पहले आप लोगों को बताई हूँ कि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, है ना। फिर देखते हैं हम लोग कि मिश्रित सूत क्या क्या होता है। प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मिश्रित। जैसे आप लोग सुना होगा, जैसे कि नाम कि क्या बोलते हैं, चंदेरी कॉटन, है ना, और कई कॉटन को बोलते हैं ये स्वीस कॉटन है ना। स्वीस कॉटन मतलब उसमें थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्स है ना। और जो एकदम सॉफ्ट हो जाता है धोने के बाद, जिसमें बहुत ज्यादा माड़ लगा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्योर कॉटन है बोलते हैं, है ना, जो कि धोने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और जो है स्वीस कॉटन किसको बोलते हैं, जिसमें कि हल्का कड़ापन रहता है ना, और एकदम सॉफ्ट नहीं हो पाता, है ना। तो उसको हम देख के बोलते हैं अरे ये तो सिंथेटिक कॉटन है, प्योर कॉटन नहीं है ना। तो यहाँ पे जो मिश्रित सूत बताया गया है वो ऐसे ही तैयार होते हैं, कुछ मात्रा में प्राकृतिक और कुछ मात्रा में सिंथेटिक को मिलाकर जो सूत तैयार किया जाता है उसको मिश्रित सूत बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं कि सूत के प्रकार, जो कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है। इसमें एक बार और बता दूं, स्पन, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट, है ना। मल्टीफिलामेंट मतलब मोनो, और मल्टीफिलामेंट से आप क्या समझते हैं कि सिंथेटिक तंतु और मिश्रित तंतु। मल्टी मतलब कई प्रकार के मिला हुआ, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि आपका जो है यान तैयार करने के लिए प्रोसेस, जो ट्विस्टिंग है ना, वो क्या होती है ना। इसमें क्या है, अमाउंट वेरिएंस एंड क्या बोला गया है आपको, अमाउंट वेरिएंस, है ना। फिर है वेरी लो ट्विस्ट, जस्ट होल्ड टुगेदर। फिर क्या है, लो ट्विस्टिंग, फ्लूविक, फ्लूइंग विक, है ना। एवरेज ट्विस्ट फॉर
शॉर्ट फाइबर, और हाई ट्विस्ट हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, है ना। तो आप इसमें देखेंगे कि सबकी लंबाई जो होती है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी यान्स होते हैं सबकी, सब तो यान है। आप बोलेंगे कि मैडम ये तो सब तो यान है, तो किसी धागे की लंबाई, कोई मोटा धागा बनता है, कोई बारीक बनता है ना। कई जो होता है बहुत ज्यादा मजबूत रहता है ना। कई की लंबाई, है ना, और कई की लंबाई क्या होती है, बहुत छोटी होती है और लच्छेदार होती है ना। और तो सबका, जितने भी तंतु होते हैं सबके प्रकार अलग अलग होते हैं, और सबकी क्या होती है, सब धागे की जो संख्या या उसका ऐंठन या उसका तरीका, ये सब कुछ अलग अलग होता है। कई में क्या होते हैं, छोटे तंतु होते हैं, निकलते हैं तो। कई में बड़े तंतु निकलते हैं, कई में मीडियम साइज के होते हैं, है ना। तो सभी जो है वो, सभी यान का जो है वो, उनके तंतु के हिसाब से जो है वो धागे की लंबाई ऊपर नीचे और अलग अलग तरीके से होती है। सबकी, जो हम बोलते हैं ना, सबकी क्वालिटी, मतलब कितना अच्छा है, तो ये सब इसी पर निर्भर करता है, यान पर। ठीक है। फिर देखते हैं टेक्सचर, मतलब कोई चिकना होगा, मतलब बता दें इसमें गिव टू, इसमें बताया गया है एड बुलिक, है ना, स्ट्रेस और लेस स्टेबिक। मतलब कि टेक्सचर, मतलब आप जो है वो छूने से कोई कुछ हल्का खुरदुरा लगेगा, कहीं बहुत मक्खन जैसे चिकना लगेगा, कई में थोड़े रेशे निकले हुए हमको दिखाई देंगे, है ना। और कई जो है वो देखना, रेशमी को पकड़ने से एकदम मक्खन की तरह, मतलब एकदम मुलायम, इतना सॉफ्ट रहता है, जैसे वेलवेट कपड़े को आप देख लो, इस सब में चिकनाई ज्यादा रहती है, और उतना ही लग्जरियस, लग्जरी मतलब उतना ही आरामदायक रहता है ना। तो सबका अपनी उपयोगिता और सबके प्रकार के हिसाब से सब अलग अलग होता है ना। फिर देखते हैं टाइप ऑफ टेक्सचर, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को समझा रही थी। आप लोग पिक्चर में देखो कि सबके रेशे देखो, कई बहुत ज्यादा घुमावदार हैं, है ना, कई बहुत ज्यादा चिकने दिखाई दे रहे हैं, कई जो है खुरदुरे दिखाई देंगे, कई के रेशे काफी मजबूत रहेंगे, है ना। तो सबकी, सब अलग अलग प्रकार, सबके यान अलग अलग होते हैं, सबके मिलने का स्थान अलग अलग होता है, सबकी कैपेसिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप लोग अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में 5 लोग इकट्ठा हो, कोई जो है वो क्लास में क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, लेकिन वो लिखेगा बहुत अच्छे से। कई क्लास में आंसर दे पाता है लेकिन उसमें लिखने की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, है ना। तो सबके क्या होते हैं, अपने अलग अलग गुण होते हैं। क्या टीचर सबको अलग अलग पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते, सबको एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं। लेकिन कोई जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होके परफॉर्म करता है, या मतलब अपने आप को प्रदर्शित करता है, बता पाता है। कोई जो है एग्जाम में बहुत अच्छा लिख के बता आंसर दे देता है, मुंह से नहीं बोल पाता। तो सबका गुण अलग अलग होता है। वैसे यहाँ पे देखना कि सारे ज्ञान है, सबके गुण अलग अलग होते हैं, सबका तरीका अलग होता है। ठीक है। फिर हम अगला देखते हैं कि फाइबर कंस्ट्रक्शन, है ना, कि मतलब फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, मतलब कि अब कपड़ा कैसे तैयार होगा, है ना। वोन ऑफ नीफ्टियान, फिर फाइबर मैट्रिक्स टुगेदर एंड ग्लूड, है ना, कि कैसे जो है वो आपका कपड़ा तैयार होता है ना। तो कैसे तैयार होगा, किस तरीके से होगा, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। वो वोन फैब्रिक, है ना, ये कैसे बनता है, ये सबके लिए क्या होती है, बुनाइयां होती हैं। कपड़ा तैयार करने के लिए क्या होगी, जितने धागे तैयार हुए हैं सबकी क्या होगी, बुनाई होगी। जब सबकी बुनाई होगी, घनी बुनाई होगी, तब आपका कपड़ा तैयार होगा।
ठीक है, तो सबकी बुनाई का प्रकार भी अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं प्लेन बुनाई, है ना, प्लेन वेव। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे होगे कि प्लेन वेव दिखता कैसे है। फिर देखना, फिर सबसे नीचे में बुनने के बाद वो कैसे दिखाई देता है। ये देखो, जूट का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है जिसमें कि बिनाई हुई है, वो हमको एक एक लाइन अलग अलग से ताने और बाने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये कहलाती है हमारी प्लेन मतलब सादी बुनाई। ठीक है, फिर देखते हैं साटिन बुनाई। देख रहे होगे आप लोग साटिन बुनाई कैसे है ना। देखो उसके बुनाई कैसे होती है। अब आप बोलोगे कि मैडम बुनाई तो बुनाई होती है, अब आप उसमें क्या, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। साटिन बुनाई कैसे दिखाई देती है, ये भी एक प्रकार की बुनाई है जिसमें वेफ्ट धागे और वार्प धागों के ऊपर से गुजरता हुआ एक चिकना समतल पैटर्न होता है। कॉटन का कपड़ा तो आप सभी ने देखा ही होगा। यह बुनाई की प्रक्रिया ट्विल और सादी बुनाई से भिन्न होती है। ये अधिक चिकने और समतल कपड़े बनाने के लिए तैयार की जाती है। साटिन बुनाई के क्या क्या विशेषता होती है कि वेफ्ट धागे और वार्प धागे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, वेफ्ट और वार्प को ताना और बाना, है ना। तो वेफ्ट धागे वार्प धागे के ऊपर से गुजरते हुए एक चिकना पैटर्न बनाता है। फिर प्रत्येक वेफ्ट धागा वार्प धागे में 4 से अधिक सैटन के ऊपर से गुजरता है ना। बुनाई पैटर्न में एक चिकना और समतल झुकाव होता है और साटिन विव में वेफ्ट के धागे में अधिक ढीले होते हैं। देखा होगा आप सामने पिक्चर में, ध्यान से देखिए कि ये जो आप आड़ी वाली धागे हैं वो कैसे दिखाई दे रहा है। देखना कि जो खड़ी धागे वाली धागे है उसमें 1 2 3, फिर चौथे के ऊपर से गया है ना। फिर एक छोड़ने के बाद फिर चौथे के ऊपर से गया है। फिर अगली लाइन पे क्या हुआ है कि ऊपर लाइन में 4 से गया है तो उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 2, फिर 1, है ना। तो ऐसे ये बुनाई का ये तरीका ही है, इसको साटिन बुनाई बोलते हैं। इसमें जो है आप देखना ऊपर से चिकना और चमकदार कपड़ा दिखाई देगा आपको, है ना। और वो बुनाई होने का जो प्रोसेस है, आप साटन कपड़ा जब भी देखोगे तो आपको याद आएगा कि अरे इसकी बुनाई ऐसे होती है। ठीक है, तो आप ये स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कैसे साटिन बुनाई होती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं ट्विस्ट वेव, है ना। तो ये बुनाई भी आप लोग देख रहे होंगे कि देखो कैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आपको प्रक्रिया भी दिखाई दे रही है। इसमें भी एक छोड़ के दो के ऊपर से लिया गया है। फिर अगली लाइन पे देखना, दो छोड़ के तीसरे से फिर दो के ऊपर से लिया गया है ना। तो इस बुनाई को क्या बोलते हैं, ट्विल की बुनाई। ट्विल बुनाई क्या होती है, ये भी एक प्रकार की बुनाई है जिसमें कि वेफ्ट धागे वार्प धागे के ऊपर से और नीचे से गुजरते हुए एक विशिष्ट पैटर्न बनाता है। यह बुनाई प्रक्रिया सादी बुनाई से भिन्न होती है और अधिक मजबूत लचीले कपड़े बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ट्विल बुनाई की विशेषता क्या होती है, वेफ्ट धागे और वार्प धागे के ऊपर और नीचे से गुजरता हुआ एक झुकाव पैटर्न होता है। प्रत्येक वेफ्ट धागा वार्प धागे के 2 सेटों के ऊपर से नीचे से गुजरता है। बुनाई पैटर्न में एक विशिष्ट झुकाव होता है। ट्विल बुनाई में वेफ्ट धागे अधिक तंग होते हैं। ठीक है, इसमें दो दो छोड़ के बुनाई होती है। ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि कैसे बुनाई होती है। आप ध्यान से देखेंगे, इसमें ताने और बाने अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो स्काई ब्लू कलर के में है वो धागा देखो, एक छोड़ने के बाद फिर दो के ऊपर से लिया गया है, फिर दो के नीचे से। फिर अगली लाइन में देखना कि दो छोड़ के तीसरे से लिया गया है और लेकिन सब में जो धागा जो छोड़ रहे हैं वो दो दो का गैप है उसमें, है ना। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ट्वेल्व बुनाई में क्या होती है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, बास्केट बुनाई। बास्केट बुनाई क्या होती है, बास्केट बुनाई देखो किस तरीके से हुई है, आपको चित्र से ही स्पष्ट हो रहा होगा बास्केट बुनाई कैसा है ना। बास्केट जैसा दिखाई दे रहा है उसमें जो बुनाई हो रही है उसमें।
देखेंगे आप लोग सभी। ठीक है, बास्केट बुनाई में भी दो छोड़ के फिर उसके नीचे से जैसे मिट्टी क्लॉथ का कपड़ा आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे उसमें बुनाई होती है, ठीक उसी तरीके से बुनाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसको हम लोग बोलते हैं बास्केट बुनाई। ये क्या होती है, शहद के छत्ते के समान हमको दिखाई देती है। देखा होगा आपने शहद का छत्ता, है ना। तो कपड़े की कोशिकाओं की संरचना चौकोर दिखाई देती है, चौकोर आप लोगों को दिखाई दे रही है। कुछ सिरे और कुछ पिक्स द्वारा एक दूसरे की तुलना करके अधिक कसकर आपस में जोड़ते हैं। आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, कैसे जाली दूर से हमको दिखाई देती है ना। वैसे ही, ठीक वैसे ही बास्केट बुनाई हमको दिखाई देती है। इसमें कोशिका के रूप में हमको दिखाई देती है कपड़े में, है ना। तो लकीरें और खोखले बनने के लिए ताना और बाना दोनों के उत्तरोत्तर लंबा और छोटा करके बनाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पिल वेव, पाइल वेव, है ना। ये एक प्रकार के कपड़े की बुनाई है जिसमें कि आप देखना कि जो ढेर के साथ एक सतह बनाई जाती है, एक उभरी हुई रोएदार बनता है। ढेर विभिन्न प्रकार के रेशे बनाए जाते हैं, है ना, जिसमें ऊन, कपास, रेशम, सिंथेटिक सामग्री होती है। पाइल बुनाई वाले कपड़े का ऊन, कपास, रेशम, सिंथेटिक सामग्री शामिल है। पाइल बुनाई वाले कपड़े जो होते हैं उसके उपयोग में स्पर्शनीय और दृश्य बनावट के साथ साथ उसमें इंसुलेशन गुणों के लिए भी उपयोगी होती है। आमतौर पे मतलब गलीचे, कालीन के साथ साथ कपड़े में भी इसका उपयोग होता है ना। ये अलग अलग प्रकार की होती है, कहीं पे घनी घनी बुनाई आपको दिखाई देगा, कहीं पे थोड़ा सा लूज दिखाई देगा, है ना। और क्या है, लूप बनाने के लिए इसको उठाया और ये लूपों को काटा जाता है ना। जैसे टॉवेल या मखमल जो आपको दिखाई देता है ना, ये सब पाइल बुनाई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि पाइल बुनाई में कैसा है। देखो, एक में फैब्रिक कैसा होता है वो दिख रहा है, एक में बुनाई उसकी कैसे होती है, यू शेप में, है ना, घुमा घुमा हुआ। ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, नीट मतलब स्ट्रेसिंग, है ना, रिटर्न टू ओरिजिनल शेप, है ना। और क्या है, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो कि वार्प निफ्ट, है ना। तो ये क्या है, देखे होगे जैसे टाइल्स के समान ये दिख रहा है ना। तो वर्टिकल रो ऑफ लूप, है ना। और देखिए देखिए आप जो स्क्रीन पर जो छोटा सा दिखाई दे रहा है उसमें आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है ना, कि एक जो टाइल्स होता है उस टाइप का ये हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वार्प नीट, है ना, लूप मेड अस यान एडिक इन क्रॉस वाइज डायरेक्शन, है ना। डबल नीट मतलब नीटिंग, मतलब ये बुनाई कैसे होता है। आप लोग कभी स्वेटर बुनते हुए देखे होंगे अपने घर में, आपके बुजुर्ग या आपके घर में कोई बनाता होगा तो उसमें देखना कि देखो एक स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि बुनाई कैसे होती है ना। डबल नीट, दोनों तरफ सलाई है और धागा लेके उसको बुना जा रहा है ना। फिर रिब नीट, है ना, पाइल नीट, ये सब क्या है, उसके प्रकार हैं। पर्ल नीट, ये सब क्या है, ये सारी चीज क्या होती है, ये सब उसके नीटिंग के प्रकार हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नीटेड कपड़ा मतलब एक धागे को बार बार लूप में घुमाकर बनाया जाता है, जिसमें कपड़े में लचीलापन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्वेटर भी होता है, आप लोग देखना मशीन का बुना स्वेटर और हाथ के बुने स्वेटर में देखना कि उसमें मतलब डिजाइन के अनुसार कई डिजाइन जो होता है वो एकदम सघन घना होता है, उस वो उतना फैलता नहीं है।
लेकिन कई जो है वो डिजाइन के कारण जालीदार होता है, देखना वो बहुत फैलता है ना। तो सबकी बुनाई के अनुसार उसके लूप के अनुसार वो बदलता है। लूप की संरचना कैसे होती है? नीटेड कपड़े में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है, लूप गोलाकार और अर्धगोलाकार। तो लूप के कपड़े के ढांचे बनाते हैं जो लचीलापन बनाते हैं। जब एक धागा लूप के रूप में व्यवस्थित होता है तो उसके अंदर हवा की जगह बनी रहती है जो हल्का और सांस लेने योग्य बनता है ना। वेल, वेल कपड़े में लंबवत चलने में लूप की लाइन होती है ना, जिसमें लंबाई की दिशा देखी जाती है। फिर कोर्स, कोर्स क्या होता है? कपड़े के क्षैतिज रूप में चलने से लूप्स की लाइन होती है और कपड़े की चौड़ाई दिशा दिखाई देती है। देखिए आप यदि इसमें स्क्रीन पर जो छोटा सा फोटो बना हुआ है उसको आप ध्यान से देखते जाएंगे और जो मैं बता रही हूँ आपको उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है आएगा। अब नीटिंग के प्रकार देखते हैं। वार्प नीटिंग क्या होता है ना। तो वार्प नीटिंग क्या होता है? इसमें धागे की लंबवत दिशा में लूप बना हुआ आता है। ये कपड़ा आमतौर पर अधिक स्तर और कम लचीला होता है और अधिक जटिल होता है। मशीन द्वारा तेजी से बुना जाता है तो इसके निटिंग कपड़े के मजबूत और बनावट भी चिकनी होती है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो घनी बुनाई होती है जैसे मशीन से हो रही है या किसी से, तो वो उसमें क्या होता है, वो बहुत ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा खिंचावट नहीं होती, आपस में घना होता है तो उतना ज्यादा वो फैलता भी नहीं है। और कई जो होती है कि बुनाई जैसी होती है जालीदार जो कि और फैल के और भी बड़ा होते जाता है ना। फिर देखते हैं नॉन विम वोन, मतलब बिना बुनाई के, नो ग्रैन, नो स्ट्रेस, आर्ग्यू, रिक्वायर्ड स्पेशल स्विम टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें आपको ना धागा तैयार करने की जरूरत है, ना उसकी बुनाई आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, नीटिंग की जरूरत है। ये जो होता है वो आप लोग कई कपड़े ऐसे देखे होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसमें बुनाई, ये देखो नॉन विम कपड़े, मतलब बिना बुनाई के कपड़े कैसे दिखाई देते हैं। देख रहे हैं आप लोग, एकदम चिकनाई पतला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन पर देखेंगे ये नॉन विम, मतलब कि इसकी इसमें बुनाई नहीं हुई है। ये क्या हुआ है, जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं ना, ये सब केमिकल्स को मिलाकर मशीन में जो है वो डालकर फिर वैसे जो एक पतला जैसे कि न्यूज़पेपर का पेपर निकलता है उसी तरीके से ये कपड़ा भी निकलता है और तैयार होता है। ठीक है, ये कहलाता है नॉन विम। फिर देखते हैं हम लोग फैब्रिक फिनिशेस, मतलब इसकी परिसज्जा क्या होती है ना। अब परिसज्जा मतलब कि आपने धागा तो तैयार कर लिया, निकाल लिया, कोई में कहीं पे धागा यदि बुनाई हुई है, कहीं धागा बीच से निकल जाता है, छूट जाता है, तो कहीं धागे डबल हो जाता है, कहीं पर देखना रोए ज्यादा उठे हुए होते हैं, कई बार धागे आपस में बीच में फंस जाते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो सब को एक बराबर करके प्लेन वस्त्र तैयार करने के लिए उसकी परिचर्या की जाती है ना। उसको बोलते हैं फैब्रिक फिनिशेस, है ना। चेंज फाइबर प्रॉपर्टी टू क्रिएट अ बेटर प्रोडक्ट, मतलब आपके कपड़े के जो गुण है उसकी, वो उसको बेहतर और बेहतर और बहुत अच्छा बनाने के लिए जो है वो परिचर्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं परमानेंट फिनिशेस क्या होती है ना। मतलब इस परिचर्या में क्या होता है, हार्ड सेट, इम्प्रूव फैब्रिक, रिस्ट्रिक्शन टू वेबिंग, मतलब स्टेन डिफरेंट टू रिमूव, नो नीड टू आयरन, है ना। कई कपड़े जो होते हैं जीरो मेंटेनेंस जो हम जिसको बोलते हैं ना,
मतलब जिसमें कि मेंटेन करने के लिए जो है वो समय कम लगता है, श्रम कम लगता है, और जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं, है ना। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, अक्सर सिंथेटिक कपड़े जो है वो ऐसा होता है कि उसको वो जगह भी कम घेरता है। उसको यदि आप धो के अच्छे से झटकार के सुखा दो तो उसको प्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। वो कहीं पे भी आप कैसे भी बैठ लो उठ लो, उसमें मतलब स्क्रेच, मतलब उसमें लाइनिंग्स नहीं आती, सलवटें नहीं पड़ती, है ना। तो ये सब जो है वो इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है ऐसे कपड़ों में, है ना। तो इसमें क्या होता है, अक्सर करके जो है परमानेंट परिसज्जा की जाती है ना, जब बनता है तभी ही। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग रिस्ट्रिक्शन। इसमें आप लोग देख सकते हैं सॉल्ट रिलेक्शन, एड इन रिमूव ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है। फिर फ्लेम रिस्ट्रिक्शन, देखो रिस्टिंग टू बर्निंग। फिर क्या है, डाइंग, मतलब कलर करना, चेंज कलर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब जो यदि आप व्हाइट कलर का है तो आप उसको कलर करना चाहते हैं। आप भी देखे होंगे, आपके पास चुन्नी होगा, कुर्ता होगा, कभी कभी हमको वो कलर पसंद नहीं आता या काफी लंबे समय तक पहन लेते हैं, पर वो कपड़ा इतना अच्छा होता है कि उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो कई बार क्या करते हैं कि उस कपड़े को जो है वो दूसरे कलर में कलर करवा देते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइंग, है ना। कैन बी डन एट फाइबर, yarn, fabric stage. Painting is done a fabric stage only. पेंटिंग हम किस में करते हैं, जब हमारा कपड़ा बिल्कुल तैयार हो जाता है उसके बाद कुछ हिस्सों में करते हैं। और कलर का क्या करते हैं, हम पूरे धागे को कलर करते हैं या पूरे कपड़े को कलर करते हैं, जिसमें कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो है वो पहले किस कलर का कपड़ा था, है ना। तो ये चीज क्या होती है, डाइंग के इसमें से वो प्रक्रिया में होती है, जिसमें कि पूरा कपड़े का कलर ही बदल जाता है। और पेंटिंग में क्या होता है, कुछ कुछ डिजाइन होते हैं जो कुछ जगहों पर किया जाता है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं केयर लेवल, है ना। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, लॉ रिक्वायर्ड फाइबर कंस्ट्रक्शन, फाइबर कांटेक्ट, अब केयर इंस्टीट्यूशन, अब कंट्री ऑफ ऑर्गन, है ना। ये सब क्या है कि सबके लेवल हैं, सबके इस तरह। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, मार्केट में जाते होंगे, हम लोग देख के बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत लोकल कपड़ा है, अरे ये तो ये ऐसी का है, यहीं का है, ये अरे ये तो चाइना मेड है। मतलब सबकी क्वालिटी, तो सबके धागों की क्वालिटी, जो धागा यान तैयार होता है उसकी क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है ना। और सबके का टिकाऊपन भी उस स्तर पे अलग अलग होता है। जैसे कपड़े का मैंने कहा ना स्तर, कि लोकल है, कि ये ब्रांड का है, तो ब्रांड का है और लोकल है का मतलब इसका है क्या कि इसमें टैग लग गया तो वो ब्रांड का हो गया, नहीं। उसकी क्वालिटी, उसकी धागा, उसकी परिसज्जा, उसका टिकाऊपन सब बेस्ट होता है, तभी तो लोकल। आप बोलेंगे अरे हमको तो लोकल 100 रुपए में मिल गया, इसको तो आप 1,000 का लेके पहने, लेकिन वो जो 1,000 का ले रहे हैं पर उसकी जो क्वालिटी, उसका टिकाऊपन, उसका उसकी जो ओवरऑल क्वालिटी आप देखेंगे वो उससे 100 गुना ज्यादा होती है ना। तो सबका एक अपना अपना स्थान होता है। ठीक है। कपड़ों में भी सबका एक अपना अपना स्तर होता है। ठीक है।
है ना। अब अगला हम देखते हैं केयर रिक्वायरमेंट, है ना, वॉशिंग मेथड, ड्राइंग मेथड, ब्लीच टाइप, आयरन टेम्परेचर, है ना। देखो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इजी में डुबा के हमको धोना चाहिए, उसको हम मशीन में नहीं डालते, है ना। कई कपड़े जो होते हैं जिसको हम मशीन में इजीली धो लेते हैं। ड्राइंग मेथड में तो कुछ जो होते हैं जालीदार कपड़े जिसको कि हम धोते भी हैं और इतने कम समय के लिए लगाते हैं, और कुछ की जिसमें कि पूरा पानी निकल जाए, हल्की धूप में वो ठीक हो जाए, है ना। ब्लीचिंग टाइप, है ना, आयरन टेम्परेचर। तो ये सब क्या है, केयर रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको हमारे ड्राई क्लीन पे ही धुलते हैं, जिसमें ड्राई क्लीन में क्या पानी से ही धोते हैं क्या, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया जाता है तो ही वो धुलता है। ठीक है। हाँ। अब इस तरह से मैंने जो है आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। जिस किसी को कोई समझ में ना आए कुछ हो तो मेरे नंबर पे या अपना वीडियो देखने के पास किसी तरीके से मेरे से कांटेक्ट करे, या कोई क्वेश्चन हो तो मैं, कोई डाउट हो तो उसको मैं क्लियर करूंगी। आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह से ये जो है इकाई पूर्ण हुआ। धन्यवाद।